नमस्कार दोस्तों। तो फिर से आपका स्वागत है हमारे अपने चैनल स्टडी विद विकास सर में। तो जैसा कि हम सिलेबस डिस्कस कर रहे थे और बहुत अच्छे से सिलेबस को समझते चल रहे हैं। देखिए, सिलेबस की अभी तक 4 वीडियो आ चुकी हैं और अगर आपको लग रहा है कि ज़्यादा हो रहा है तो आप कमेंट करके बताओ। मैं सिलेबस डिस्कस नहीं करूँगा, हम डायरेक्ट क्या करेंगे, पढ़ाई करेंगे। लेकिन मेरे हिसाब से आपका सिलेबस होना बहुत ज़्यादा क्या है, ज़रूरी है। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि देखिए सिलेबस नहीं होगा, आपको सिलेबस ही नहीं पता होगा तो आप तैयारी कैसे करोगे? सिलेबस के बाद आपका दूसरा मोड सबसे पहला हमारा स्टेप होनी चाहिए सिलेबस, उसके बाद क्वेश्चन, उसके बाद आपकी प्रिपरेशन होनी चाहिए। प्रिपरेशन कैसी होगी? सिलेबस और क्वेश्चन जो आपके प्रीवियस क्वेश्चन है उनके अकॉर्डिंग आपकी स्टडी होगी तो आपके सिलेक्शन के चांस कितने पड़ जाते हैं? 99% पड़ जाते हैं। ठीक है? तो हम क्या करेंगे, पहले सिलेबस डिस्कस करेंगे और सिलेबस की अगर आज आप पहली वीडियो देख रहे हैं मेरे चैनल पर, ये पहली बार वीडियो देख रहे हैं, तो इससे पहले 4 वीडियो आ चुकी हैं, उनको देखो। स्टार्टिंग से पहले मैंने हिस्ट्री कराया, उसके बाद पॉलिटी स्टार्ट कराया, तो पॉलिटी का ही आज सेकंड पार्ट है। पॉलिटी हम डिस्कस करेंगे और देखने चाह रहे हैं हम पॉलिटी में क्या-क्या है और क्या-क्या सिलेबस में आपके दे रखा है। तो बहुत अच्छे से समझने का हम प्रयास कर रहे हैं। तो चलिए हम नेक्स्ट चलते हैं। तो हम कल बहुत सारा पॉलिटी में डिस्कस कर चुके थे, जैसा कि पॉलिटी लिखा हुआ भी आ रहा है आपके ना स्क्रीन पर। तो जैसा आज हम पढ़ेंगे संसद। ठीक है? तो नेक्स्ट पढ़ेंगे नहीं, हम समझेंगे कि आपके सिलेबस में संसद दे रखा है और संसद कौन सा संसद पढ़ेंगे हम? इंडियन पार्लियामेंट। क्या पढ़ेंगे? भारतीय संसद। ठीक? भारतीय संसद। थोड़ा सा और इसको इधर लिख लेते हैं अच्छा से। भारतीय संसद। जब हम पढ़ेंगे तो वो डिटेल के साथ इसको पढ़ेंगे। भारतीय संसद कैसे है, क्या काम करती है ना? कौन-कौन बैठते हैं यहाँ पर, लॉ बनाती है, विधायिका क्या होती है, हमारी कार्यपालिका क्या होती है, ये सारी चीज़ देखेंगे। लोकसभा क्या होती है, राज्यसभा क्या होती है, तो हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम जो संसद में पढ़ते हैं, वो राष्ट्रपति पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? राष्ट्रपति। आपके जो सिलेबस में संसद में भारतीय संसद जो दे रखा है, उसमें पहले सबसे पहले दे रखे हैं राष्ट्रपति। क्या दे रखे हैं? राष्ट्रपति। देखो राष्ट्रपति जिसने पढ़ लिए, सारे आर्टिकल राष्ट्रपति के जिसने पढ़ लिए, है ना? राष्ट्रपति कहाँ से शुरू होते हैं? हमारे 52 से स्टार्ट होते हैं, है ना? और जो संसद होता है, संसद जो पार्ट 5 पढ़ते हैं हम, पार्ट 5 पढ़ते हैं। पार्ट 5 आर्टिकल 52 से 151 तक जाता है। वो सारे अगर जिसने ये संसद का पार्ट पढ़ लिया, पूरी संसद जिसने खत्म कर दी, उसके उसके हाथों में पॉलिटी आ जाती है ना? वो पॉलिटी से कोई सा भी क्वेश्चन कहाँ से भी जैसा भी क्वेश्चन बनेगा वो कर ले जाता है। क्योंकि इसके बाद जो नेक्स्ट होता है पार्ट 6 जो होता है वो 152 से स्टार्ट होता है। देखिए, अगर जो पार्ट 6 कर लेता है, पार्ट 6 में हमारी क्या है? राज्य है, इसमें केंद्र है, इसमें संसद है और इसमें है विधायिका, विधानसभा, विधानसभा। ठीक है? विधानसभा। इसमें विधानसभा है, उसमें संसद है। इन दोनों टॉपिक को जो इस टॉपिक को कर लेता है भाग 5 को, वो आराम से भाग 6 आराम से क्वेश्चन बना लेता है। क्योंकि इसका ही डुप्लीकेट ये होता है। इसका डुप्लीकेट माना जाता है राष्ट्रपति, राज्यपाल, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, है ना? यहाँ पर अटॉर्नी जनरल, यहाँ पर अटॉर्नी जनरल मिलते हैं ना, एजी मिलते हैं, है ना? और यहाँ पर भी वैसी सरकार का वकील, यहाँ पर भी सरकार का वकील, यहाँ पर पूरी लोकसभा, राज्यसभा, यहाँ पर देखो, यहाँ पर विधानसभा और विधान परिषद मिलती है, लेकिन कुछ राज्यों में नहीं मिलती है। जैसे उत्तराखंड, भारत का राज्य उत्तराखंड, उत्तराखंड एक सदनीय है ना? तो ऐसे हम देखेंगे दोनों दोनों के दोनों हमारे कंपेयर हो जाते हैं। इसको पढ़ने तो इसको समझने में बहुत आसानी होती है। जैसे यहाँ इलेक्शन होते हैं वैसे यहाँ पर इलेक्शन होते हैं। ठीक है? तो हम इसको देखेंगे हम राष्ट्रपति। राष्ट्रपति हम समझ नहीं रहे, सिर्फ क्या देख रहे हैं हम चलो हम देख रहे हैं कि सिलेबस में आपके क्या है। राष्ट्रपति, राष्ट्रपति आ गए तो उपराष्ट्रपति भी आएंगे। उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति आते हैं तो हम इसमें ही सिलेबस में आपके दे रखा है राज्यपाल, राज्यपाल। ठीक है? केंद्र में ये सबसे बड़े होते हैं और राज्यों में ये सबसे बड़े होते हैं, है ना? जितनी भी कार्यवाही संसद की जितनी भी कार्यवाही होती है वो राष्ट्रपति के नाम से होती है। विधानसभा में, है ना? जो विधानसभा है, विधानसभा में मतलब विधानसभा या विधान परिषद, विधायिका, है ना? विधानसभा, उसमें जितने भी कार्य होते हैं, राज्यों में जितने कार्य होते हैं वो किसके नाम पे होते हैं? राज्यपाल के नाम पे होते हैं। ठीक है? अब देखो, इसको राज्यपाल को छोड़ के हम क्या लिख लेते हैं यहाँ पर? राष्ट्रपति। उसके साथ हम पढ़ेंगे राज्यसभा, राज्यसभा, राज्यसभा के बाद लोकसभा,
लोकसभा। इस तरह से हम देखते चलते हैं। देखो, एक है संसद, क्या होती है? संसद। संसद ये मैंने पॉलिटी में पढ़ा चुका हूँ। अगर आपको पॉलिटी पढ़नी है तो पॉलिटी के वीडियो सारे, बहुत सारे वीडियो पढ़े हैं, वो देख लो जाके वहां पर, आप चाहो तो। लोकसभा और राज्यसभा, ये हमारी राज्यसभा है, ये हमारी लोकसभा। संसद के अंदर ही राज्यसभा और लोकसभा होती है। देखो, अब अगर पूछता है संसद के भाग कितने हैं, और क्वेश्चन पूछता है संसद के अंग कितने हैं, संसद के सदन, सदन अंग और सदन, संसद के सदन कितने हैं। संसद के भाग मतलब अंग, और संसद के सदन। अगर भाग की बात करता है तो 3 होते हैं, और अंग सदन की, संसद के सदन की बात करता है तो 2 होते हैं। देखो, 3 कौन कौन से होते हैं? एक तो हमारे राज्यसभा होते हैं, एक लोकसभा होते हैं, और उसके बाद प्रेसिडेंट होते हैं। यहाँ पर जो होते हैं, लोकसभा होता है और राज्यसभा होता है। इन तीनों से मिलकर संसद बनी होती है, और इन तीनों के द्वारा इन दोनों के द्वारा चलाई जाती है। जो भी कानून होता है, पहले लोकसभा में आएगा, पहले राज्यसभा में, फिर लोकसभा में, फिर राष्ट्रपति के पास। पहले लोकसभा में आएगा, फिर राज्यसभा की ओर, फिर प्रेसिडेंट के पास। बाद में प्रेसिडेंट के पास जाता है, जो प्रेसिडेंट होते हैं हमारे सिग्नेचर करते हैं। ठीक है, चलो इसको समझ लिया हम। अच्छा, संसद कितने आर्टिकल मानती है? आर्टिकल 79, आर्टिकल 79, आर्टिकल 80 राज्यसभा, 81 लोकसभा। तो इस तरह से आप बहुत अच्छे से सिलेबस को कंप्लीट करते चलेंगे और सारा कुछ समझते चलेंगे। देखिए, अभी मैं आपको सिलेबस ही बता रहा हूँ, सिर्फ सिलेबस बता रहा हूँ, तो इतना समझा दे रहा हूँ। अगर जिस दिन पढ़ाऊंगा तो आपको कितना समझाऊंगा, है ना। अभी आगे समझेंगे हम, और हो सकता है कि लाइव क्लासें ली जाएं। आप बस धैर्य बना के रखें और सपोर्ट करते चलें। चलो, लोकसभा हो गया, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा। उसके बाद देखिए, उसके बाद आपके सिलेबस में दे रखा है विधि निर्माण। क्या दे रखा है? विधि निर्माण। विधि निर्माण, विधि निर्माण बनेगी कैसे? अभी मैंने बताया, पहले कोई भी, पहले जो होता है बिल होता है। क्या होता है? बिल होता है, जो लोकसभा या फिर राज्यसभा में पेश किया जाता है, या तो लोकसभा में या राज्यसभा में पेश किया जाता है। उसके बाद ये बिल, बिल एक्ट बन जाता है। क्या बन जाता है? एक्ट बन जाता है। यहाँ पर राज्यसभा के बाद लोकसभा में जाता है, फिर लोकसभा के पास प्रेसिडेंट के पास जाता है, राष्ट्रपति के पास जाता है। जब वो सिग्नेचर कर देते हैं अपने, तो वो क्या हो जाता है? वो एक्ट बन जाता है। जैसे आपने सुना होगा कैप, CA, और आपने सुना होगा CAA, है ना, सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, आपने सुना होगा ना, आया। और ये लागू भी हो गया। इसके बारे में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, ये क्या होता है। ओके, विधि निर्माण प्रक्रिया। ठीक है, प्रक्रिया कैसे होती है, विधि निर्माण की प्रक्रिया वो देखेंगे हम कैसे होती है। बहुत अच्छे से समझेंगे उसको, है ना। थोड़ा थोड़ा बताता चल रहा हूँ, ज्यादा नहीं बता रहा, क्योंकि आपका सिलेबस ही तो है, सिलेबस ही डिस्कस करना है। अब मैं ऐसा बहुत सारा बताने लगा तो फिर बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी ना, है ना। पढ़ाई कहाँ होगी फिर। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा, विधि निर्माण की प्रक्रिया कैसे होगी। अच्छा, एक चीज और आती है हमारे यहाँ, अध्यादेश। क्या आता है? अध्यादेश। अध्यादेश ऐसी परिस्थिति में लागू किया जाता है जब क्या होता है, राष्ट्रपति तो है, लेकिन हमारा एक सदन क्या होता है, लोकसभा भंग है। लोकसभा भंग है, या लोकसभा की या राज्यसभा की कार्यवाही नहीं चल रही है। उस टाइम पर एकदम से ऐसे कानून की जरूरत पड़ जाती है कि अभी तुरंत इस कानून की जरूरत है, और ये बहुत जरूरी कानून है। जैसे कोरोना के समय एक कानून बनाया गया था, उस कानून को ना लोकसभा में पास किया ना राज्यसभा में, लेकिन राष्ट्रपति ने क्या करा, अपना अध्यादेश करा, अपने सिग्नेचर किया और जारी कर दिया, तो वो लागू हुआ। लेकिन इसको मान्यता कब मिलेगी, कैसे मिलेगी? लोकसभा या राज्यसभा इसकी क्या कर सकता है, इसको जांच पड़ताल कर सकता है। तो जांच पड़ताल करने के बाद इस पर अपनी रिपोर्ट देगा, और आगे चलेगा कि भाई कितने टाइम तक चलेगा, कितने टाइम तक नहीं चलेगा। लोकसभा जैसी ही पावर में आती है, विधेयक कितने दिन तक रहता है, इस पर क्या कार्रवाई होती है, क्या ये विधेयक परमानेंट हो सकता है क्या नहीं हो सकता, सॉरी अध्यादेश परमानेंट हो सकता है या नहीं हो सकता, है ना। इसको हम देखेंगे। अध्यादेश, अध्यादेश कब जारी करता है? क्या अध्यादेश राज्यपाल भी जारी कर सकते हैं? हाँ, तो देखते हैं राज्यसभा और राज्यपाल। तो हम अध्यादेश समझ रहे हैं कि ऐसा कानून जब लोकसभा भंग हो गई हो, या राज्यसभा और लोकसभा की कार्यवाही ना चल रही हो, तो राष्ट्रपति अपनी शक्ति का प्रयोग करके एक अध्यादेश, एक कानून बना देते हैं, जिसको अध्यादेश कहते हैं। ठीक है, चलिए, अध्यादेश हो गया। अब अध्यादेश के बाद एक चीज और आती है आपके यहाँ पर, जैसे कि आपातकालीन परिस्थिति में, आपातकालीन आपातकालीन परिस्थिति में, देखो, जो आपातकाल होता है ना, आपातकाल, हमारे यहाँ पर 3 आपातकाल है, 3 आपात है हमारे यहाँ पर। कितने आपात है? 3 आपात, 352, 356 और 360।
हमारे यहाँ 3 आपातकाल होते हैं, 352, 356, 300, इसको बोलते हैं राष्ट्रीय आपात। 352 में राष्ट्रीय आपात, आपात, इसको राज्य आपात भी बोल सकते हैं, राज्य आपात बोल सकते हैं, राज्य आपात, या इसको ही क्या बोलेंगे, है ना, राष्ट्रपति शासन बोल सकते हैं। 360 में वित्तीय आपात होता है। कैसा आपात होता है? वित्तीय आपात, वित्तीय आपात। जो बच्चे पहले से पढ़ रहे हैं ना, जो बच्चे ने पहले से पॉलिटी क्लास देखी हुई है, वो बहुत अच्छे से बता सकते हैं, बहुत अच्छे से समझ भी सकते हैं, है ना। उसको कितने अच्छे समझाया था मैंने उस टाइम पर, उस वीडियो में बहुत अच्छे समझाया गया था। तो कितने आपात? 52, 56, 60। कितने? 52, 56, 60। 3 तरह के आपात होते हैं, 52, 56, 60। ठीक है। आपातकाल में, आपातकाल जब हो रहा होता है, आपातकाल की स्थिति में, सॉरी स्थिति लिख देते हैं यहाँ पर, परिस्थिति, स्थिति या परिस्थिति बात है। आपातकाल की स्थिति में जो संसद होता है ना, संसद में जो संसद होता है, संसद में क्या प्रभाव पड़ता है, क्या प्रभाव नहीं पड़ता है ना। संसद, संसदीय व्यवस्था पर प्रभाव। आपातकालीन स्थिति में संसदीय व्यवस्था पर क्या प्रभाव, बहुत अच्छी तरह से हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो ये चीज हम देखेंगे आगे कि क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या प्रभाव नहीं पड़ेगा, कैसा प्रभाव होगा, कैसा प्रभाव नहीं होगा। क्या आपातकाल की स्थिति में, देखो एक चीज और बताता हूँ मैं, जैसे हमने देखा था ना कोविड देखा था हमने, कोविड, है ना। अच्छा, आपने सुना होगा 1975 सुना होगा। 1975 में इमरजेंसी लगी थी, ठीक है, आपात लगा था। तो उस आपात का पता चला कितनी बुरी तरह से देश को उस एक खाई में डाल दिया जाता है, पूरे देश को कवर कर लिया जाता है, और न आने की न जाने की स्वतंत्रता सब खत्म हो जाती है। तो संसद भी उस पर कानून बनाने से लेकर, कानून बनाने पर क्या होता है, डरता है उस टाइम पर, ठीक। चलो छोड़ देते हैं इसको। जब ये टॉपिक हम पढ़ेंगे तो इस टॉपिक को मैं इतने अच्छे समझाऊंगा आपको कि आपको लगेगा कि हाँ, कि भी ये पढ़ाई होती है, इतने प्यार से भी समझाया जा सकता है। तो उत्तराखंड में, अगर आप उत्तराखंड से हैं और उत्तराखंड से आप तैयारी कर रहे हैं, अभी हम क्योंकि यूकेएसएससी का ही बैच है, अभी यूकेएसएससी का ही स्टार्ट कर रहे हैं, तो यूकेएसएससी का कंप्लीट करने के बाद उसके बाद हम टारगेट करेंगे अलग अलग एग्जाम, चाहे वो एसएससी हो, चाहे रेलवे हो ना, चाहे यूपी हो, यूपी के एग्जाम हो, यूपी पुलिस हो। उत्तराखंड के तो सारे एग्जाम लेके चलेंगे, सारे ए टू जेड जितने एग्जाम आते हैं ना, सारे एग्जाम लेके चलेंगे। बाकी हम अगर स्टेट का भी देखेंगे, अदर स्टेट भी देखेंगे और सेंटर भी देखेंगे, वो बाद में देखेंगे। तो पहले हम यहाँ पे चलते हैं, अभी संसदीय व्यवस्था पर प्रभाव, क्या प्रभाव पड़ता है। उसके बाद हम देखते हैं प्रधानमंत्री। देखो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट आ जाते हैं प्रधानमंत्री। अच्छा, प्रधानमंत्री आएंगे तो मंत्रिपरिषद आएगी, मंत्रिपरिषद आएगी तो कैबिनेट आएंगे, कैबिनेट मंत्री आएंगे, कैबिनेट मंत्री आएंगे तो राज्य मंत्री आएंगे, राज्य मंत्री आएंगे तो स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री आएंगे, स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री आएंगे तो उपमंत्री आएंगे, है ना, उपमंत्री आएंगे। तो इन सबको हम देख लेंगे, सिलेबस में हो या ना हो, जब मंत्री आती है तो उसको बांट दिया जाता है कि किस किस तरह से होती है ना। अब इसके बाद हम मंत्रिपरिषद के क्या देखेंगे, अधिकार देखेंगे, है ना, उसके अधिकार देखेंगे, शक्तियां देखेंगे, मंत्रिपरिषद की संसदीय नियंत्रण, मंत्रिपरिषद पर संसदीय नियंत्रण, मंत्रिपरिषद के अधिकार देखेंगे, क्या क्या अधिकार होते हैं, अधिकार देखेंगे, इसके प्रभाव देखेंगे, क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं मंत्रिपरिषद के, इसकी शक्तियां देखेंगे, क्या देखेंगे, शक्तियां, ये सारी चीज देखेंगे हम। मंत्रिपरिषद में उसके अधिकार क्या है, प्रभाव क्या है ना, और इसका मंत्रिपरिषद पर जो है संसदीय नियंत्रण कैसे होता है, मंत्रिपरिषद पर संसदीय नियंत्रण, ये सारी चीज हम सिलेबस में देखने का प्रयास करेंगे, ठीक है। मंत्रिपरिषद, अधिकार, प्रभाव, शक्तियां और संसदीय नियंत्रण किस किस तरह से होता है, किस किस तरह से काम करती है संसद हमारी, संसद में किस किस तरह के मंत्री बैठते हैं, संसद किसके प्रति, संसद में मंत्रिपरिषद वो किसके प्रति जिम्मेदार होती है, संसद में जो एक मंत्री होता है वो किसके प्रति जिम्मेदार होता है। चलो इसको बता देता हूँ मैं। जो पूरी मंत्रिपरिषद होती है ना, वो लोकसभा के प्रति क्या होती है, जिम्मेदार होती है, जवाबदेही होती है। पूरी मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति होगी। और जो एक मंत्री होंगे, कोई भी मंत्री हो सकते हैं, लोकसभा में अगर एक मंत्री है, राज्यसभा में एक मंत्री है, तो वो राष्ट्रपति के प्रति जवाबदेही होते हैं। अकेले मंत्री को कहाँ पूरी लोकसभा सुनेगी, तो राष्ट्रपति को जवाब देते हैं, राष्ट्रपति से उनकी बात होती है, राष्ट्रपति उनसे जवाब तलब करते हैं कि ये हुआ तो कैसे हुआ, है ना। उसके बाद देखते हैं हम भारत का सर्वोच्च न्यायालय, क्या देखेंगे, आपके सिलेबस में आता है भारत का सर्वोच्च न्यायालय, भारतीय संसद होगी,
देखो मैं आपको टाइम दे रहा हूँ, बहुत आराम से लिख रहा हूँ और साइड हो रहा हूँ मैं, इसका मतलब आप लिख सकते हैं, बहुत आराम से लिख सकते हैं, साथ साथ भी लिख सकते हैं, लेकिन मैं आपको टाइम दे देता हूँ कि लिख लो। आपसे बस यही रिक्वेस्ट है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को आगे बढ़ाने का कोशिश करें। जितना आप सपोर्ट करेंगे, जितना आप शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, इतना ही क्या होगा, हमारी वीडियो को रीच मिलेगी, और जितनी ज़्यादा रीच मिलेगी, जितने अच्छे से आप प्यार देंगे, उतना ही अच्छा हम काम करेंगे, उतने अच्छे से समझा पाएंगे आपको। अगर आप सपोर्ट ही नहीं करोगे, आप हमें सपोर्ट नहीं दिखाओगे, तो हमें मोटिवेशन नहीं मिलेगा। मोटिवेशन नहीं मिलेगा तो हम भी क्या करेंगे, कुछ टाइम बाद छोड़ देंगे, है ना? तो ऐसा ना हो कि ये छोड़ दिया जाए ना। आपके कमेंट के मुझे बेसब्री से इंतजार रहता है, आप अच्छे कमेंट करते हो, बहुत अच्छे से लिखते हो, लेकिन अभी क्या है, मुझे और कमेंट की ज़रूरत है, और बच्चे आए, चाहे वो जहाँ से भी देख रहे हैं, आप 2 मिनट का वीडियो देख लो, आधे घंटे का, जितना का वीडियो देख रहे हैं आप, 5 मिनट का वीडियो देख रहे हैं, तो आप उसमें कमेंट करके बताओ मुझे, आप कहाँ से देख रहे हैं? उत्तरकाशी से देख रहे हैं, पौड़ी से देख रहे हैं, चमोली से देख रहे हैं, पिथौरागढ़ से देख रहे हैं, अल्मोड़ा से देख रहे हैं, ऊधमसिंह नगर, देहरादून, देहरादून से देख रहे हैं, हरिद्वार से देख रहे हैं, है ना? और उत्तरकाशी मैंने बोल दिया, रुद्रप्रयाग से देख रहे हैं, है ना? ये सारी चीज़ जहाँ से भी आप देख रहे हैं, जितने भी स्टेट्स, उधमसिंह नगर से देख रहे हैं आप, है ना? और जिस जिले से देख रहे हैं, उस जिले से भी किस क्षेत्र से देख रहे हैं। जैसे उधमसिंह नगर में रुद्रपुर, काशीपुर, है ना? खटीमा, सितारगंज, अगर और नैनीताल से देख रहे हैं तो काराडूंगी से देख रहे हैं, काठगोदाम से देख रहे हैं, कहाँ से देख रहे हैं, है ना? ऐसे ऐसा करके आप बताओगे मुझे कि हम वहाँ से देख रहे हैं आपका लेक्चर, और डेली देखते हैं या नहीं देखते हैं, ठीक है? तो सर्वोच्च न्यायालय। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा भारत का सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च सुप्रीम कोर्ट। तो हम देखेंगे सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट भारत की सबसे बड़ी अदालत किसको मानते हैं? सुप्रीम कोर्ट को माना जाता है। सुप्रीम कोर्ट में हम देखेंगे कि क्या क्या होता है इसमें, इसका जो गठन कैसे होता है, इसका गठन कैसे होता है, कार्यपालिका, मतलब जो कार्य होता है ना, कार्य प्रणाली कैसी होती है ना, इसका देखेंगे हम गठन, सुप्रीम कोर्ट का गठन, कार्य कार्य प्रणाली, ये देखेंगे गठन, ठीक है? गठन कैसे होगा, इसकी मैं पूरी इतिहास बताऊंगा कि पहली बार जब हमारे यहाँ पर रेगुलेटिंग एक्ट आता, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, इसके एक्ट के द्वारा 1774 में एक न्यायालय बनता है ना? कलकत्ता में एक न्यायालय बनाया जाता है। तो वहां से लेके इसकी पूरी हिस्टोरी देखी, पूरी हिस्ट्री देखेंगे कि कैसे कैसे सुप्रीम कोर्ट बना, किस तरह से इसने काम किया, सुप्रीम कोर्ट में कैसे रीट जारी करते हैं, सुप्रीम कोर्ट किस तरह से अपनी अधिकार किस तरह से लागू कर सकता है, किसके प्रति ये जवाबदेही होता है, ये जवाबदेही नहीं होता है, ये संविधान की व्याख्या करता है कि नहीं करता है, ये संविधान में अगर कोई चीज़, कोई कानून बन रहा है तो उसको, उसकी पैरवी करता है या नहीं करता है, उसकी छानबीन करता है कि नहीं करता है। कोई भी कानून बनता है तो सुप्रीम कोर्ट उसको देखता है कि ये मूल ढांचे को प्रभावित तो नहीं करेगा, है ना? ऐसा हम देखेंगे, जैसे कि हमारे यहाँ पर सबसे पहले बात, जैसे बहुत सारी बात आए, केशवानंद भारती वाद आया, गोलकनाथ वाद आया, वेरुवाड़ी आया, है ना? या फिर एलआईसी वाद आया। तो इन वादों में क्या क्या कहा गया, सुप्रीम कोर्ट की सारी पावर देखेंगे। सबसे बड़ी पीठ कौन सी बनी, अच्छा यूजीसी को लेकर अभी जो चल रहा है, यूजीसी क्या है उसके बारे में देखेंगे, सीए क्या था, ईडब्ल्यूएस आया, कैसे आया, है ना? ये सारी चीज हम देखने की प्रयास करेंगे, जो सुप्रीम कोर्ट से जुड़े हुए मुद्दे होंगे, उन सारे मुद्दों पर हम देखने का प्रयास करेंगे, ठीक है? इसकी कार्य प्रणाली किस तरह से होती है, अच्छा इसकी शक्तियां, हम जब ये है तो इसकी शक्तियां देखेंगे, क्या शक्तियां, शक्तियां लिखते हैं क्या, जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है, इसकी शक्तियां सिर्फ केंद्र तक लागू हैं, सिर्फ केंद्र तक, या दिल्ली तक लागू है, सिर्फ दिल्ली पर लागू होंगी, या फिर संपूर्ण, है ना, संपूर्ण भारत पर लागू होती हैं। मतलब जितने हमारे यहाँ पर हाई कोर्ट हैं, वो सब पर इसकी शर्तें लागू होती हैं कि नहीं होती हैं। कोई इसकी शर्तों को मानने से इनकार कर सकता है कि नहीं कर सकता है, कोई सुप्रीम कोर्ट के अगेंस्ट जा सकता है, नहीं जा सकता है। तो इसकी शक्ति देखेंगे, इसकी शक्तियाँ कहाँ तक हमें प्रभावित करती हैं, इसकी शक्तियाँ कहाँ तक होती हैं सुप्रीम कोर्ट की। सुप्रीम कोर्ट के जज भी देखेंगे, अभी फिलहाल में कौन जज हैं, आगे कौन जज आने वाले हैं, जजों की नियुक्ति कैसे होती है। अच्छा कोलिजियम सिस्टम देखेंगे, कोलिजियम सिस्टम क्या होता है ना? इसमें ये भी देख लेंगे ना। और क्या नेक्स्ट हम देखेंगे, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, क्या देखेंगे, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, स्वतंत्रता, अब बता लो इसको अच्छे से, कार्यपालिका की स्वतंत्रता, ठीक है? न्यायपालिका की स्वतंत्रता, ओके, ये हो गया हमारा। अब इसके बाद हम देखेंगे महाभियोग, महाभियोग, महाभियोग,
हाँ, सुप्रीम कोर्ट के जज पर क्या महाभियोग लगाया जा सकता है? अच्छा, मैंने बताया नहीं, राष्ट्रपति पर महाभियोग लगता है आर्टिकल 61 के तहत 61 के तहत। वो देखेंगे किस तरह से लगता है, लोकसभा में पास होता है, राज्यसभा में पास हो सकता है, कितनी मेजोरिटी चाहिए, 1/3 मेजोरिटी चाहिए कि 1/4 चाहिए या 1/2 चाहिए। हाँ, ये सारी मेजोरिटी हम देखेंगे उसमें क्या क्या होता है, उसको बहुत अच्छे से प्रयास करेंगे समझने का। चलो नेक्स्ट हम देखेंगे महाभियोग। ठीक है, किस पर? सुप्रीम कोर्ट में हम देखेंगे महाभियोग की प्रक्रिया, महाभियोग की प्रक्रिया देखने का प्रयास करेंगे। महाभियोग की प्रक्रिया, महाभियोग की प्रक्रिया के पास हम देखेंगे एक चीज होती है, जैसे न्यायपालिका में जाता है तो कोई डिसीजन दिया, सुप्रीम कोर्ट ने कोई डिसीजन दिया तो उसका ही क्या करते हैं, पूर्वावलोकन करते हैं, उसको बोलते हैं न्यायिक पूर्वावलोकन। न्यायिक पूर्वावलोकन, न्यायिक पूर्वावलोकन, न्यायिक पूर्वावलोकन, न्यायिक पूर्वावलोकन, ये सारी चीजें हम देखेंगे। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट हो गया हमारा यहाँ पर एंड, इतनी सारी चीजें हम सुप्रीम कोर्ट में देखेंगे। इसके बाद देखेंगे हम नागरिकता। क्या देखेंगे? नागरिकता। तो नागरिकता में देखेंगे हम क्या क्या होता है, कैसे होता है। अब डालते चलो पॉइंट वाइज पॉइंट, जो भी पॉइंट होगा आपके कॉपी में वही पॉइंट डालते चलो। चलो हम देखेंगे नेक्स्ट नागरिकता। वैसे नागरिकता जब हम पढ़ेंगे ना, तो नागरिकता ऐसे नहीं पढ़ेंगे कि सुप्रीम कोर्ट के बाद पढ़ेंगे, आपके सिलेबस में दे रखा है सुप्रीम कोर्ट के बाद, लेकिन इसको सुप्रीम कोर्ट से पहले ही पढ़ेंगे, है ना। जैसे कि पार्ट वन पढ़ेंगे, फिर पार्ट 2 पढ़ेंगे, फिर पार्ट 3 पढ़ेंगे, है ना, फिर पार्ट 4 पढ़ेंगे, फिर पार्ट 4 ए पढ़ेंगे, है ना, फिर पार्ट 5 पढ़ेंगे, फिर इस तरह से चलेंगे हम। देखो ये है नागरिकता, सिटीजनशिप, नागरिकता। तो हम नागरिकता को नागरिकता में पढ़ेंगे, सुप्रीम कोर्ट बाद में पढ़ेंगे। इससे पहले हमारा ये क्या है, संघ, संघ के बारे में चर्चा है। भाग 3 में क्या है, भाग 3 में फंडामेंटल राइट है, फंडामेंटल राइट है। उसके बाद क्या आ जाता है, डीपीएसपी आ जाता है। उसके बाद हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज आ जाता है, फिर यूनियन आ जाता है, मतलब संघ आ जाता है। तो इस तरह से हम पढ़ेंगे, सारे की सारी चीजें ऐसे पढ़ते चलेंगे। चलो नेक्स्ट नागरिकता। अब नागरिकता में देख लेते हैं आपके सिलेबस में क्या क्या बोल रखा है। सबसे पहले क्या होगा, भारत की नागरिकता प्राप्त करने की दशाएं। सबसे पहले आएगा सबसे पहले आएगा भारत की नागरिकता, नागरिकता प्राप्त करने की दशाएं। कितनी दशाओं पर आप नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं, ये सारी की सारी हम 5 प्रकार की चीजें होती हैं, 5 प्रकार की दशा होती है। तो 5 की 5 प्रकार की दशा देखने का क्या करेंगे, प्रयास करेंगे। तो 5 प्रकार की दशा देखेंगे। अब इन दशाओं में किस किस तरह से कानून बनते हैं, कौन नागरिकता ले सकता है, कौन नागरिकता नहीं ले सकता। अच्छा ऐसे भी होता है ना, नागरिकता को खोने की, हाँ नागरिकता 5 प्रकार की हुई है, यहाँ पर होती 5 प्रकार की दशा है, वो सारी दशा देखेंगे, सारे आर्टिकल देखेंगे, आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक देखने का प्रयास करेंगे, कुछ समझ जाने के प्रयास करूंगा, कौन से याद करने हैं कौन से जरूरी नहीं है। जैसे 5, 6, 7 और 8 ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन 9, 10 और 11 ये थोड़े इंपॉर्टेंट हैं, इनको तो वैसे ही समझ लोगे तुम, हाँ वैसे ही समझ लोगे। तो नागरिकता में ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन नागरिकता अधिनियम, नागरिकता संशोधन अधिनियम पढ़ना पड़ेगा हमको, कितनी बार संशोधन हुआ, कैसे हुआ, वो थोड़ा थोड़ा देखेंगे, इससे ज्यादा डीप में क्वेश्चन नहीं बनते हैं। अगर यूके आप एसएससी की ग्रुप सी की तैयारी कर रहे हैं, तो ग्रुप सी की तैयारी कर रहे हो तो उस हिसाब से मैं आपको करा दूंगा। सारे क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन देखने के बाद ही हम पढ़ाई स्टार्ट करेंगे। देखो मैंने तो क्वेश्चन देख रखे हैं किस लेवल से पूछते हैं, लेकिन आपको देखने बहुत जरूरी हो जाते हैं, तो आप उन क्वेश्चनों को देखोगे। लगभग लगभग पॉलिटी से 50 क्वेश्चन कराऊंगा आपको, और हिस्ट्री से भी जितने 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 आपके सिलेबस दे रखा है ना, जितना भी सिलेबस दे रखा है वो सारे सिलेबस पे लगभग लगभग आपको 50 क्वेश्चन करा दिए जाएंगे। हिस्ट्री के भी 50 क्वेश्चन, पॉलिटी के 50 क्वेश्चन, और उसके बाद कंप्यूटर के 50 क्वेश्चन, और इकोनॉमिक्स के 50 क्वेश्चन, इस सारे के सारे लेके मैं सब, चाहे वो डीप में पूछे गए हों या नॉर्मल पूछे गए हों, सारे क्वेश्चन कराऊंगा और आपको उसका डिस्कस भी करा दूंगा, एक्सप्लेनेशन भी करा दूंगा, उसका एक्सप्लेनेशन किस तरह से क्वेश्चन बना है, सारा डिटेल में आपको समझा दिया जाएगा। ठीक है, नागरिकता को लो या नागरिकता का होना। भारत की
नागरिकता का लोप, भारतीय नागरिकता का लोप होने की दशा। कितने प्रकार की होती हैं? तीन। प्राप्त करने की 5 और खोने की 3। ये तीनों प्रकार देखेंगे हम, अच्छे से समझेंगे कि नागरिकता क्या होती है, कौन नागरिक होता है, किसकी अगर नागरिकता, किसी की नागरिकता खत्म कर दी जाए तो क्या होगा उसके साथ। ये सारी चीजें मैं आपको जब चैप्टर शुरू हो जाएगा तब बताऊंगा, अभी बताने का कोई फायदा नहीं है। ठीक है, वैसे मैं बता भी सकता हूँ, बहुत सारी चीजें बता सकता हूँ, लेकिन कोशिश कर रहा हूँ कि आपका सिलेबस जितनी जल्दी हो सके इतनी जल्दी खत्म हो जाए, क्योंकि हमें क्लासेस भी स्टार्ट करनी है ना। जितनी जल्दी आपका सिलेबस खत्म हो जाएगा उतनी जल्दी हम क्या करेंगे, क्लासेस भी स्टार्ट करेंगे। ठीक, नागरिकता हमारी खत्म हो गई है, आप उतार लो इसको जल्दी से, और उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। चलो नेक्स्ट देखेंगे हम राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय दल। सारे क्षेत्रीय दल, राष्ट्रीय दल आपको ये भी बता दूंगा मैं, बीजेपी कौन है, कांग्रेस क्या है, बीएसपी क्या है, एसपी समाजवादी पार्टी क्या है ना, और आजाद समाज पार्टी जो नई पार्टी बनी है वो क्या है। तो इन पार्टियां बनती कैसे हैं, है ना। जैसे कि हम देखेंगे राष्ट्रीय पार्टियां, हम देखेंगे राष्ट्रीय पार्टी हमारी 6 हैं 7 हैं, कितनी है वो देखेंगे। जैसे कि एआईएम जो पार्टी है वो देख लेंगे, है ना। एआईडीएम के पार्टी कौन सी है वो देख लेंगे, तृणमूल कांग्रेस क्या है, कहाँ की है वो देख लेंगे, है ना। जैसे कि उत्तराखंड की कोई बहुत सारी पार्टियां वो देख लेंगे, बेरोजगार दल देख लेंगे, है ना। ये वाली सारी पार्टियां हम देख लेंगे क्या क्या पार्टी है वो किस तरह से काम करती हैं। नेशनल पार्टी और क्षेत्रीय पार्टी बनने के लिए क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, तो ये भी हम देखेंगे। देखो ये आपके टॉपिक में है, तो हमें पार्टियों से भी लेना देना तो है नहीं कुछ भी, कोई सी पार्टी क्या क्या कर रही है हमें कोई मतलब नहीं है, लेकिन पार्टियों के बारे में समझ लेंगे, उनकी आइडियोलॉजी समझ लेंगे कि किस प्रकार से वो काम करती है, कौन सी पार्टी किस तरफ झुकी होती है, तो थोड़ा थोड़ा देख लेंगे। उसके बाद हम देखेंगे इनके बारे में पढ़ेंगे ना, कौन कौन सी पार्टी, आम आदमी पार्टी आपने सुना ही होगा, आम आदमी पार्टी क्या है, कैसा काम करती है, वो देख लेंगे। तो हम नेक्स्ट हेडिंग है राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय दल। राष्ट्रीय में लिखते जाओ आप, राष्ट्रीय व क्षेत्रीय दल, है ना। इसमें पहला पॉइंट देखेंगे राष्ट्रीय और क्षेत्रीय दल में हम देखेंगे, इसमें देखेंगे राष्ट्रीय दल का स्तर। राष्ट्रीय दल का जो स्तर होता है, प्राप्त करने की जो दशाएं होती हैं, राष्ट्रीय दल, जो राष्ट्रीय दल मतलब, हाँ ठीक है लिख देता हूँ मैं, राष्ट्रीय दल का स्तर प्राप्त प्राप्त करने की दशा ना। जो राष्ट्रीय दल है उसकी कैसे प्राप्त करोगे, राष्ट्रीय दल कैसे बनोगे, उसके लिए क्या क्या दशाएं होंगी, है ना। कितनी पार्टी आपको जीतनी पड़ेगी, मतलब कितनी सीटें आपको जीतनी पड़ेगी राष्ट्रीय दल बनने के लिए, कितने परसेंट वोट प्राप्त करना पड़ेगा राष्ट्रीय दल बनने के लिए। तो ये सारी चीजें हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, उसमें बहुत अच्छे से समझेंगे। नेक्स्ट नेक्स्ट इसमें क्षेत्रीय दल की विशेषता क्या होती है, जो क्षेत्रीय दल होते हैं उसकी विशेषता क्या होती है। क्षेत्रीय दल की विशेषता क्या देखेंगे, क्षेत्रीय दल की विशेषता। क्षेत्रीय दल की विशेषताएं, है ना। पहला हो गया राष्ट्रीय दल का स्तर प्राप्त करने की दशा। राष्ट्रीय स्तर का, जो राष्ट्रीय स्तर की पार्टी बनने के लिए आपको क्या करना चाहिए, क्षेत्रीय दल की विशेषता क्या होती है, क्या क्या मिलता है क्षेत्रीय दलों को, क्या इनको चुनाव लड़ने के लिए थोड़ा पैसा मिलता है कि नहीं मिलता है, इनको क्या क्या प्रायोरिटी मिलने लगती है, क्या फायदे हो जाते हैं राष्ट्रीय और क्षेत्रीय दल के। इसके बाद देखेंगे क्षेत्रीय जो दल होते हैं ना, क्षेत्रीय दल का महत्व क्या देखेंगे, महत्व और भूमिका, है ना। क्षेत्रीय दल की महत्व महत्व और भूमिका है। देखो ये भी इंपॉर्टेंट है ना। क्या उसके महत्व क्या है, महत्व क्या और भूमिका क्या रहती है। देखो क्षेत्रीय दल होने जरूरी होते हैं, अगर क्षेत्रीय दल है तो अपने लोकल एरिया का आप मुद्दा बना सकते हैं, उसको मुद्दा बनाकर उसको अपर लेवल तक ले जा सकते हैं। आपको क्षेत्रीय दल नहीं है तो क्षेत्र की बात करेगा कौन। अगर मान लो कि क्षेत्र में कोई दल नहीं है और नेशनल दल है, वो क्या बात कर रहा है, मान लो दिल्ली में बैठा है, केंद्र सरकार एक ही दल है, मान लो बीजेपी दल है या कांग्रेस दल है या और भी पार्टियां बहुत सारी, तो वो एक सेंटर में बैठी हैं, तो सेंटर की बैठी हुई पार्टी क्या वो इस तरह की लेवल की सोच सकती है, नहीं सोच सकती ना। तो क्षेत्रीय कौन, आप देखो गांव में नाली नहीं है, तो गांव में नाली नहीं है तो इसके बारे में प्रधानमंत्री सोचेंगे, नहीं सोचेंगे ना। उनको कहाँ हटाएंगे, उनको उनको तो विदेश जाने में फुर्सत नहीं मिलती है, विदेश जाना है, वहां से आना है, फिर विदेश जाना है, फिर दूसरे देश जाना है, फिर तीसरे देश जाना है। इस तरह से अभी अपने प्रधानमंत्री जी अभी इजराइल के दौरे पे है, उनको बार बार गला मिलना है, बार बार गले मिलना है। देखो
एक चीज़ और सुनो, क्या होता है ना, जब आपको एक वो होता है ना, हमें जो संबंध बनाने होते हैं, वो भावात्मक तरीके से नहीं बनाने होते हैं। आप गला लग रहे हो उनका, तो गला लगना कोई कहीं का ये भावात्मक नहीं है। हमें सिर्फ़ हाथ मिलाते रहना चाहिए, हाथ मिलाते रहना चाहिए और बातें समझ में आनी चाहिए। हम ये उनसे टाई अप कर रहे हैं, वो हमें क्या दे रहे हैं? हमसे क्या बेनिफिट है? देखो, बेनिफिट पे पूरा देश चल रहा है, पूरी दुनिया बेनिफिट पे चल रही है, अगर बेनिफिट नहीं है तो उसको छोड़ दिया जाता है। मेन चीज़ है बेनिफिट, तो वो ठीक है, अपनी अपनी यारी दोस्ती अपने पास रखो, लेकिन देश के लिए आप क्या कर रहे हो, वो चीज़ आपको दिखानी ज़रूरी होती है। ठीक है? तो हमारा ये हो गया, क्या हो गया? क्षेत्रीय दल की विशेषताएँ। तो क्षेत्रीय दल की विशेषताएँ और महत्व में भूमिका, उनकी भूमिका देखेंगे, ये सारी चीज़ देखेंगे। अब देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो बात की गई है ना, नागरिकता के बाद में नागरिकता में हम क्या पढ़े, क्षेत्रीय दल। क्षेत्रीय दलों में क्या कहा गया? भारतीय संविधान में जो एससी, एसटी, ओबीसी से संबंधित क्या होगा? प्रावधान, है ना? भारतीय संविधान में एससी, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जाति, एसटी, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जनजाति, जनजाति, ओबीसी, अन्य पिछड़ा वर्ग, अदर बैकवर्ड क्लासेस, अन्य पिछड़ा वर्ग, पिछड़ा वर्ग के प्रावधान, प्रावधान। हम देखते हैं इनके बारे में, हमारे संविधान में भी एक बना हुआ है, नेशनल कमीशन फॉर एससी, नेशनल कमीशन फॉर एसटी, नेशनल कमीशन फॉर ओबीसी, है ना? ये बने हुए हैं ना, अल्पसंख्यक आयोग बना हुआ है। ओके, तो ये जो है 383, 338, 338 ए और 338 बी, इस तरह से ये बने हुए हैं। तो सबके अधिकारों की बात की गई है। तो ये अधिकार कैसे मिलते हैं, क्या होता है, ओबीसी वर्ग क्या करता है, ओबीसी आयोग क्या करता है, एससी आयोग, एसटी आयोग क्या करता है, इनमें कौन कौन सदस्य होते हैं, ये सारी चीज हम समझने का प्रयास करेंगे। आपके क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, तो इसको जो सिलेबस में क्वेश्चन बनेगा, चाहे वो इस साल ना बने, अगले साल बनेगा, इस साल नहीं बना, पिछले साल बना होगा, कभी तो बना होगा। क्योंकि जब आपके सिलेबस में दे रखा है, पॉलिटी इतने अच्छे से दे रखी है, तो आपको पढ़ना, आपके ये क्या है, परम क्या है, कर्तव्य है, परम कर्तव्य है। ये सारी चीज आपको आनी चाहिए। एससी एसटी के प्रावधान क्या है ना? अच्छा, इसके बाद इसके साथ साथ क्या आता है, एससी एसटी ओबीसी की आरक्षण की समस्या है, तो क्या है, नेक्स्ट है इनके ही प्रावधान में आरक्षण की समस्या, आरक्षण की समस्या। आरक्षण क्या मिलेगा, कैसे मिलेगा? देखो, राज्य स्तर पर मिलता है, और क्या मिलता है, राज्य स्तर पे मिलता है, केंद्र के स्तर पे मिलता है, मतलब नेशनल में मिलता है, और राज्य के स्तर पे मिलता है ना, लोकल में मिलता है। इनको आरक्षण कैसे कैसे मिला? अच्छा, महिलाओं के लिए आरक्षण होता है, महिलाओं को कितना आरक्षण मिलेगा, 50% या 33%, 30%। तो इस तरह से अलग अलग राज्यों में वो होता है ना, आरक्षण की व्यवस्था होती है। तो इनके लिए भी आरक्षण होता है, एससी वालों के लिए, एसटी वालों के लिए, ओबीसी वालों के लिए, सबके लिए आरक्षण है। और यहाँ तक कि जनरल वालों के लिए भी एक कोटा बना दिया गया अलग, जिसको कहते हैं ईडब्ल्यूएस। ईडब्ल्यूएस के तहत भी 10% क्या मिलता है, आरक्षण मिलता है। तो ये सारी चीजें आपको आरक्षण मिलता है, तो इसकी समस्या देख लेंगे हम, इसको समझने का भी प्रयास करेंगे। ठीक है, तो आरक्षण प्रावधान, आरक्षण की समस्या है। उसके बाद हम देखेंगे आरक्षण की उपयोगिता क्या है, आरक्षण की उपयोगिता, आरक्षण की उपयोगिता। इस चीज से किसी को भी क्या नहीं होना चाहिए, बुरा नहीं लगना चाहिए कि कुछ वर्ग को आरक्षण मिल रहा है ना? क्योंकि अभी भारत के अंदर कोई भी ऐसा वर्ग नहीं है जिसको आरक्षण नहीं मिल रहा है। स्वतंत्रता सेनानियों को आरक्षण मिलता है ना? महिलाओं को आरक्षण मिलता है, एससी को आरक्षण, ओबीसी को आरक्षण, एसटी को आरक्षण, जनरल वालों को आरक्षण, हर किसी को आरक्षण मिल रहा है ना? हर किसी का अपना अपना एक तरह से क्या होता है, योगदान है, और अपने अपने तरीके से लोग क्या करते हैं, कानून बनाते हैं, उनका क्या करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, उनका एंजॉय करते हैं। तो ये सारी चीजें अपने अपने स्तर पर, अपनी अपनी, जब तक आपको समझ ना हो, जब तक आप इस टॉपिक के बारे में आप समझते नहीं हैं, जब तक आपको समझ ना हो, तब तक उस टॉपिक पर नहीं बोलना चाहिए कि इसके पीछे का बैकग्राउंड क्या है। आप पढ़ लो, पढ़ने के बाद उसको समझो, समझने के बाद उसको अप्लाई करो, अप्लाई करने के बाद उसको फिर बोलो। ऐसा नहीं कि आए आरक्षण गलत है, आए आरक्षण बहुत ही उपयोगी है, बहुत अच्छा है। क्यों अच्छा है भाई, बताओ क्यों अच्छा है, क्यों बुरा है, ये भी बताओ। तो आरक्षण भी छोड़ो, कोई भी चीज क्या क्यों बुरी है, हमें पढ़ना है तो क्यों पढ़ना है, अच्छा पढ़ना, पढ़ना है अच्छा है, पढ़ना है बुरा है, क्यों बुरा है और क्यों अच्छा है, इस चीज के पीछे आपका तर्क होना चाहिए कि इसलिए है तो इसलिए अच्छा है, इसलिए है तो इसलिए बुरा है। तो
तो ये सारी चीज़ें जब तक आपको उसके बारे में हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी ना पता हो, तब तक उसके बारे में नहीं बोलना चाहिए। ठीक है? तो हम देखेंगे आरक्षण की उपयोगिता क्या है। आपके सिलेबस बोल रहा है कि आरक्षण की समस्या भी है और आरक्षण की उपयोगिता भी है ना? अब इसके बाद एक टॉपिक उठा लो आप, इसके बाद एक टॉपिक और बचता है आरक्षण के प्रावधानों की कमियां। क्या है? आरक्षण के प्रावधानों की कमियां। ठीक है, प्रावधानों की कमियां देखेंगे हम, क्या क्या कमियां हो जाती हैं आरक्षण के प्रावधानों में, क्या कमी है, किस तरह से लोगों को आरक्षण मिल पा रहा है कि नहीं मिल पा रहा है ना? आरक्षण तो है, लेकिन जमीनी स्तर पर क्या मिल रहा है, क्या नहीं मिल रहा है, इस चीज को भी हम बड़े अच्छे से देखने का प्रयास करेंगे। ओके, पॉलिटी का सिलेबस खत्म होने वाला, बस थोड़ा सा है, देख लेते हैं उसको भी। ठीक है, उतार लिया होगा आपने, हो गया? चलो हटा देते हैं इसको। ठीक है, उतारो चलो, अच्छा थोड़ा सा नीचे का। बस आपसे यही कहना चाहूंगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अभी से सपोर्ट बना के रखोगे तो आगे तक आपका सिलेबस इतना अच्छा चलने वाला है, आपको ऑफलाइन भी इतना मजा नहीं आएगा जितना ऑनलाइन पढ़ के मजा आएगा। सच बता रहा हूँ, आपका पूरा सिलेबस करा दिया जाएगा टॉपिक वाइज। हाँ, ये है कि आगे पीछे हो सकते हैं, लेकिन आपका पूरा सिलेबस कराया जाएगा, पूरा सिलेबस कराया जाएगा। अब उसके बाद देखेंगे हम पंचायती राज। क्या देखेंगे? पंचायती राज। पंचायती राज में स्थानीय स्वशासन। पंचायती राज, पंचायती राज है स्थानीय स्वशासन। ओके, देखो क्या होता है पंचायती राज। हमारे यहाँ पर 73, 74 संविधान संशोधन हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ। इसके द्वारा हमारे यहाँ पर क्या करा गया, पंचायतों के लिए, मतलब जो ग्राम लेवल है, देखो ऐसा मैं आपको पहले ही बताया था, ये हमारा पूरा केंद्र है, केंद्र के अंदर राज्य है, राज्यों के अंदर हमारे पंचायत है। तो पहला शासन ये, दूसरा शासन ये, तीसरा शासन ये। पहले एक ही जगह शासन था, मान लो यहाँ पर कोई शासन नहीं था, सारा का सारा कंट्रोल कर रहा है, इसको कहते हैं केंद्रीकृत। केंद्रीकृत। अब हमने क्या करा, तो छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया उसको, है ना? केंद्र को हमने छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया। तोड़ने के बाद उसको कहते हैं विकेंद्रीकृत। विकेंद्रीकृत, विकेंद्रीकृत शासन की स्थापना कब हुई? 74वां और 73वां संविधान करने के बाद। ठीक है, तो इसको पढ़ेंगे हम। पंचायती राज व्यवस्था क्या है, ग्राम पंचायत है, नगर पंचायत है, नगर निगम, है ना? देखेंगे क्या होते हैं, बीडीओ क्या होते हैं, बीपीडीओ क्या होते हैं। ओके, एसडीएम क्या होता है, डीएम, एसडीएम, ये सारी चीजें देखेंगे। सबसे ऊपर आते हैं हमारे डीएम, फिर एडीएम ना, उसके बाद एसडीएम, ऐसे करके हमारा एक क्रम चलता है। ओके, अब ये क्रम देखेंगे हम क्या होता है, आईएएस कौन होते हैं, आईपीएस कौन होते हैं, इन चीजों को हम देखने का प्रयास करेंगे। ठीक है, स्वशासन में अब इसमें हम देखेंगे, पहला देखेंगे शहरी स्थानीय स्वशासन। शहरी स्थानीय स्वशासन, पहला देखेंगे शहरी स्थानीय स्वशासन। शहरी स्थानीय स्वशासन, शहरी स्थानीय स्वशासन। देखो शहरी जो शहरी होता है, जो शहर का होता है, उसको देखेंगे हम शहर में कैसे कैसे होता है। आपने सुना होगा नगर निगम और नगर पालिका। क्या सुना होगा? नगर निगम, नगर निगम, नगर निगम, नगर पालिका, नगर पालिका, पालिका, नगर निगम और नगर पालिका। आप समझ रहे हो ना, बहुत अच्छे समझेंगे आप इसको। नगर निगम, नगर पालिका क्या होती है, कौन सा नगर, कौन सा, एक होता है महानगर। क्या होता है? महानगर, महानगर। ठीक है, हम देखेंगे नगर पालिका क्या होती है, नगर पालिका क्या होती है, महानगर किसको बोलने लगते हैं, तो सारी चीज भी हम समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, इसको हटाते हैं, ज्यादा बड़ा टॉपिक हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हो गया पंचायती राज। पंचायती राज में स्थानीय स्वशासन देखा, इसमें क्या होता है, शहरी स्वशासन देखा हमने, शहरी स्वशासन देखा, शहरी स्थानीय स्वशासन। शहरी स्थानीय स्वशासन को दो पार्टों में बांटा हमने। पहला क्या था, नगर निगम, और दूसरा नगर पालिका। उसके बाद जब हमने शहरी देख लिया, तो दूसरा क्या होता है, ग्रामीण स्थानीय स्वशासन। ग्रामीण स्थानीय स्वशासन, ग्रामीण, ग्रामीण स्थानीय स्वशासन। क्या हो जाएगा? स्वशासन।
हम इसको भी देखेंगे, ग्रामीण स्थानीय स्वशासन। अब ग्रामीण स्थानीय स्वशासन क्या होता है, जो 3 स्तर होते हैं ना हमारे, 3 स्तर, पहला केंद्र, राज्य, फिर क्या होता है सबसे नीचे हमारे, नीचे चलता है इस तरह से, इसका जो पिरामिड बनेगा ऐसा है, केंद्र सबसे छोटा, राज्य थोड़े बड़े हो जाते हैं, और जो हमारा ये हमारा केंद्र, ये हमारा राज्य, और ये हमारा क्या हो गया, त्रिस्तरीय व्यवस्था। तो त्रिस्तरीय व्यवस्था, अच्छा त्रिस्तरीय व्यवस्था को देने वाले कौन थे, ये सुना होगा आपने, एक कमेटी बनी थी हमारे यहाँ पर, उस कमेटी का नाम बताओ, अगर आपने पढ़ा हो तो वो आप थोड़ा सा बताने की कोशिश करना, ठीक है। एक हमारे यहाँ बनी थी बलवंत राय मेहता, बलवंत राय मेहता, है ना, बलवंत राय मेहता। इसने क्या कहा, बलवंत राय मेहता, इसने क्या कहा, 3 स्तरीय के लिए कहा या 2 स्तरीय के लिए कहा, ये भी हम सारी चीजें पढ़ने का प्रयास करेंगे कि 2 स्तरीय क्या होती है, त्रिस्तर क्या होती है पंचायती राज व्यवस्था में, है ना। 2 स्तर की बात किसने करी थी, त्रिस्तर की बात किसने करी थी, क्या हमारे राज्य में, किसी हमारे भारत के किसी राज्य में 4 स्तरीय भी होती है, क्या नहीं होती है, 3 स्तरीय होती है, 2 स्तरीय होती है, ये सारी चीजें हम देखने की प्रयास करेंगे। कहीं कहीं 4 स्तरीय मिलेगी, कहीं त्रिस्तरीय मिलेगी, कहीं 2 स्तरीय मिलेगी। तो इस तरह से हम देखेंगे कि जो स्थानीय स्वशासन है उसके भी कितने स्तर होते हैं, 2 स्तर होते हैं, 3 स्तर होते हैं। तो इसमें हम पहला पढ़ेंगे हम त्रिस्तरीय, देखो इसमें लिखेंगे त्रिस्तरीय ग्रामीण स्वशासन की संरचना, त्रिस्तरीय 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 ग्रामीण ग्रामीण स्वशासन की संरचना, पहले देखेंगे इसमें, ठीक है। त्रिस्तरीय, 3 स्तर की ग्रामीण जो स्वशासन की संरचना है वो किस किस तरह से होती है, कहाँ पर कौन सा स्तर होता है, यहाँ पर हम देखेंगे कार्य प्रणाली, है ना, कार्य प्रणाली, इसमें देखेंगे कार्य प्रणाली किस तरह से कार्य करते हैं, ऐसा सचिव वगैरह कौन होते हैं कार्य प्रणाली, ठीक है, कार्य प्रणाली हो गया। अब कार्य प्रणाली के साथ साथ हम देखेंगे हम लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, क्या देखेंगे, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, ठीक है। तो विकेंद्रीकरण के बारे में पहले ही बता चुका हूँ, लोकतंत्र के बारे में पहले बता चुका हूँ, लोकतांत्रिक क्या होता है, विकेंद्रीकरण क्या होता है ना, केंद्र ना बना के उसका केंद्र को बिखेर देना, उसको कहते हैं विकेंद्रीकरण, है ना। अब इसमें देखो सबसे इंपॉर्टेंट क्या आ जाएगा, उत्तराखंड का पंचायती राज अधिनियम, फिर इसमें पढ़ेंगे उत्तराखंड का पंचायती राज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, पंचायती राज अधिनियम, ये मैं ही पढ़ाऊंगा, अधिनियम, है ना। उत्तराखंड वाले तो हैं, पढ़ाएंगे, देखते हैं उत्तराखंड वाले अगर मैम पढ़ाएंगी तो ठीक है, वरना मैं ही आपको करा दूंगा, मैम जैसा कहेंगी वैसा हम कर लेंगे इसको, वैसे मैम को बहुत अच्छे से आता है ना, तो बहुत अच्छे से समझा देगी वो आपको। तो एक इसके बाद हम देखेंगे सूचना का अधिकार, क्या देखेंगे, सूचना का अधिकार, राइट टू इंफॉर्मेशन, ये आया था 2005 में, है ना। एक अच्छा राइट टू एजुकेशन भी होता है, राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार, ये आया था 2009 में, इसको साथ साथ में याद कर लेंगे, 2009 और 2005 में राइट, सूचना का अधिकार, राइट टू इन्फॉर्मेशन, आप इन्फॉर्मेशन देने का जो अधिकार है वो कैसे कैसे होगा, है ना। नेक्स्ट इसके बाद हमारा चौथा पॉइंट आता है, चौथे पॉइंट में आता है अंतरराष्ट्रीय संगठन। अब ये चीजें आपका बिल्कुल अलग ही टॉपिक हो जाता है, अंतरराष्ट्रीय संगठन किस तरह से काम करते हैं, जैसे कि आपने पढ़ा होगा यूएन, क्या पढ़ा होगा, यूएन, अच्छा मैं लिख देता हूँ अंतरराष्ट्रीय संगठन, अच्छा इसको ऊपर से लिख लेते हैं, ये आप लिखते चलो, अच्छे से लिख लिया होगा। देखो ये मजाक नहीं लेना, मजाक में मत लेना, मुझे पता है कि ये मजाक लग रहा होगा कि ये क्या करा रहा है, लेकिन ये आपकी कॉपी पे होना चाहिए, मुझे चाहिए, मैं देखूंगा आपकी कॉपी भी, कभी अगर कभी मौका मिला तो शायद मैं आपकी कॉपी चेक भी करूं, कभी हुआ तो, कभी आप ऑफलाइन आए मिलने के लिए तो आप अपनी कॉपी लेकर आओगे मेरे साथ मुझे देखने दिखाने के लिए, तो मैं आपकी कॉपियां भी देखूंगा, ओके। चलो तो हम देखेंगे अंतरराष्ट्रीय संगठन, अभी देखो मैं खाली अकेला बोल रहा हूँ ना, ऑनलाइन लाइव है, और आज मतलब अब तो ऑफलाइन नहीं है, ये आपका बैच बिल्कुल अलग कर दिया ना, ऑफलाइन है ना है लाइव है, तो इसमें थोड़ा दिक्कत हो रहा है, क्योंकि अगर लाइव होते हैं तो आपके कमेंट आते हैं, तो कमेंट में पूछते हो तो पता चलता है, बढ़िया मजा आता है, ऑफलाइन होते हैं तो ऑफलाइन बच्चे वाले बच्चे पूछते रहते हैं तो उसमें मजा आता है फिर चीज़ें बताने में,
है ना। चलो कोई नहीं, किसी लाइव करेंगे कभी तो लाइव में आपके कमेंट देखेंगे। बाकी आप ऑफलाइन भी कमेंट कर दिया करो, आपसे ही मोटिवेशन ले लूँगा। ठीक है, चलो। अंतर्राष्ट्रीय संगठन मतलब इंटरनेशनल जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन बने हुए हैं वो कौन-कौन से हैं? जैसे कि संयुक्त राष्ट्र का है, संयुक्त राष्ट्र संघ क्या है? संयुक्त राष्ट्र का संयुक्त राष्ट्रीय संघ। एक बार मैं देख लेता हूँ आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है ये चीजें। ठीक है, साफ दिखाई दे रहा है। थोड़ा बड़ा लिख दूंगा मैं और कोई दिक्कत नहीं। हाँ, संयुक्त राष्ट्रीय संघ, संयुक्त राष्ट्रीय संघ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइज, और वो क्या होता है? यूनियन। तो संयुक्त देख लेंगे, संयुक्त राष्ट्र संघ में सबसे पहले देखेंगे संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना, स्थापना कैसे हुई? संयुक्त राष्ट्र यूएनओ की स्थापना कैसे हुई? यूएनओ की स्थापना कैसे हुई? अब ये इसके बाद हम देखेंगे स्थापना के बाद संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्देश्य क्या है, इसकी स्थापना, उद्देश्य, ये किस चीज पर काम करता है, उद्देश्य देख लेंगे, कार्य देख लेंगे, कार्य, इसके क्षेत्र देख लेंगे, कहाँ किस क्षेत्र पर ये कार्य करता है ना, क्या क्षेत्र अधिकार होते हैं इसके, क्या कोई क्षेत्र अधिकार होते हैं या नहीं होते हैं, ये सारी चीजें हम क्या है देखने का प्रयास करेंगे। तो यूनाइटेड नेशन पूरी दुनिया पर नजर रखता है, पूरी दुनिया के 2 लाख लगभग इसमें शामिल होते हैं, तो उसको कहते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ। संयुक्त राष्ट्र पूरे राष्ट्रों का संघ बनाना, उसकी स्थापना, उसके उद्देश्य, उसके कार्य क्षेत्र, है ना। अब इसमें हम देख लेंगे उद्देश्य के बाद इसमें महासभा और एक सुरक्षा परिषद होती है, एक होती है महासभा, महासभा, और इसमें ही बैठक होती है सुरक्षा परिषद, सुरक्षा परिषद, है ना। ये देख लेंगे महासभा, महासभा बहुत बहुत हमारी इंपॉर्टेंट हो जाती है, ये महासभा और सुरक्षा परिषद। सुरक्षा परिषद तो और इंपॉर्टेंट, मतलब जितनी चीजें इसमें आएंगी वो सारी की सारी क्या हो जाती है, इंपॉर्टेंट हो जाती है। और इसमें ही एक चीज हो जाता है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। ये सारी चीज आपको याद कराऊंगा मैं, याद ऐसा नहीं कि छोड़ दिया, यहाँ के यहाँ याद कराऊंगा। अब चाहे ट्रिक लानी पड़े, कुछ भी आप ट्रिक बोलो या उसको मेरा तजुर्बा बोलो, इतनी बार पढ़ लिया तो उसको ये बोलो, है ना। तो ये सारी चीजें अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के बाद जो इसकी हम क्या देख लेंगे, शक्तियां, संयुक्त राष्ट्र संघ की हम शक्तियां लिखेंगे, शक्तियां, संयुक्त राष्ट्र संघ की शक्तियां, ये आपको ऐसे लिख लेना, एज इट इज उतार लेना, एज इट इज ऐसे उतार लेना इसको, है ना। शक्तियां, विश्व शांति स्थापित करने में संयुक्त राष्ट्र की भूमिका, विश्व राष्ट्र, विश्व विश्व शांति, विश्व शांति, क्या लिख रहा हूं, विश्व शांति स्थापित करने में भूमिका, क्या इसकी भूमिका रहती है, विश्व शांति, है ना। आपने सुना होगा पीस कीपिंग, वो जो होते हैं हमारे आर्मी होती है ना, पीस कीपिंग वाले देखेंगे आपने, जो ब्लू कपड़े पहन के रहते हैं ना। तो ये देखेंगे हम पूरी दुनिया में शांति बनाए रखने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ क्या काम करता है, कैसे काम करता है। उसके बाद हम देख लेंगे इसमें हम नेक्स्ट पॉइंट हम इसको देख लेंगे, पर्यावरण, पर्यावरण, हम इसमें ही आएगा हमारा पर्यावरण, पर्यावरण। अब पर्यावरण से निपटना है क्या, जैसे पर्यावरण में जैसे सुना होगा वैश्विक तापन की समस्या, वैश्विक तापन की समस्या, तापन की समस्या, वैश्विक तापन की समस्या मतलब हाँ, जो ग्लोबल वार्मिंग है, वार्मिंग जो गर्म हो रहा है, तापन हो रहा है, उसकी उसकी समस्या क्या है, उसकी समस्या में एनवायरनमेंट में ये भी देख लेंगे हम इसको समझने का प्रयास करेंगे अच्छे से। पर्यावरण, वैश्विक तापन की समस्या, वैश्विक तापन क्या है, उसकी समस्या क्या है, ये हम देख लेंगे। उसके बाद हम देखेंगे वैश्विक तापन की समस्या, पर्यावरण में हम नेक्स्ट देखेंगे इसका निदान क्या होगा, निदान कैसे करेंगे, है ना। निदान मतलब समाधान, निदान समाधान, है ना, इसका हम देखेंगे। और प्रदूषण की समस्या, इसका निदान एवं निदान देख लेंगे, निदान एवं समस्या, क्या होगा, इसका निराकरण कैसे कर सकते हैं, इसका निदान कैसे कर सकते हैं, इसका समाधान कैसे कर सकते हैं ना। निदान एवं समस्या एवं समाधान, समाधान तो निकालना पड़ेगा, है ना। इसका समाधान कैसे होगा वो सारी चीज हम देखने का प्रयास करेंगे, है ना। निदान देखेंगे, समाधान देखेंगे, उसको प्रयास देखेंगे, इसके सबके क्या देखेंगे, प्रयास, कैसे कैसे प्रयास किए जा रहे हैं वैश्विक तापन के। ओके, पर्यावरण हो गया। अब इसके बाद हम देखेंगे मानवाधिकार,
क्या देखेंगे, मानवाधिकार। बस 2-3 टॉपिक हो रह गए, पॉलिटी खत्म। मानवाधिकार, पूरी दुनिया पर मानवाधिकार के लिए क्या काम करते हैं, यूनाइटेड नेशन की जो है ना मानवाधिकार के लिए कार्य करता है। एक सुना होगा WHO, है ना, WHO, हाँ, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ये भी काम करता है, वर्ल्ड, है ना। ओके, थोड़ा थोड़ा रेस्ट ले लेते हैं थोड़ा सा। चलो आप उतारो आराम से, मैं देख लेता हूँ, थोड़ा सा बोलते बोलते काफी टाइम हो गया। ठीक, चलो देखते हैं इसमें नेक्स्ट, है ना, मानवाधिकारों की सार्वजनिक घोषणा। इसमें मानवाधिकार देखेंगे, मानवाधिकारों की सार्वजनिक घोषणा, है ना। घोषणा क्या है, क्या होता है, सार्वजनिक घोषणा क्या होती है, कैसे करी जाती है ना, सारे मानवों को साथ में लेके, सारे मानवों के अधिकारों की रक्षा के लिए, है ना, मानवाधिकारों की सार्वजनिक घोषणा। अच्छा, ये जो घोषणा होती है ना मानवाधिकारों को लेकर, अगर हमारे देश में कुछ थोड़ा सा मानवों के ऊपर हो जाए तो आ जाती है। चीन क्या है ना, पूरी पूरी कम्युनिटी को खत्म करने के लिए तुला है। चीन में जो मुसलमान है, उइगुर मुसलमान, वो खत्म करने में तुला है, लेकिन कोई मानवाधिकार नहीं जा रहा। अमेरिका कुछ भी करता रहे, मार दे, कुछ भी करे, कोई मानवाधिकार नहीं जाता है। मानवाधिकार अगर भारत या अफ्रीकी देशों में कुछ हो जाए तो मानवाधिकार वाले एकदम पूछा, अरे क्या कर रहे हो, गलत बात है ना। तो पावर के सामने सब झुकते हैं भाई, सब पैसा चाहिए, पैसा है तो सब कुछ है, ठीक है। अब ये देखो मानवाधिकार, इसमें नेक्स्ट है मानवाधिकारों के उल्लंघन को रोकने हेतु संयुक्त राष्ट्र के प्रयास। मानवाधिकारों के उल्लंघन का मानवाधिकारों के उल्लंघन को रोकने के प्रयास, ये सारी चीज हम देखेंगे किसमें, हमारा सिलेबस में। ये सिलेबस आ गया, मानवाधिकार आपका खत्म हो चुका है, मानवाधिकार। उसके बाद देखेंगे एक पॉइंट हो रहा है शस्त्रों की होड़, जो शस्त्र होते हैं ना, शस्त्रों की होड़, इसको हटाते हैं और देखेंगे हम शस्त्रों की होड़। उतारने होगा, बहुत आराम से लिख रहा हूँ, बहुत समझाते समझाते चल रहा हूँ, टाइम भी दे रहा हूँ आपको उतारने का, तो आप देख रहा हूँ। बस आपकी यही रिक्वेस्ट है कि अगर आप पहली बार आए हो तो आप पिछली वीडियो देख लो, सिलेबस की स्टार्टिंग से वीडियो देख लो। सिलेबस का मैं एक प्ले लिस्ट बना दूंगा जिसमें आप अच्छे से अपने सिलेबस को आप लिखोगे, याद करोगे, उसको समझोगे, है ना, समझते चलेंगे। तो एक प्ले लिस्ट बना दी है मैंने, तो उसको देखो जाके। अभी लेक्चर 4 आ चुके हैं, ये आज 5वां लेक्चर है, तो ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। बहुत अच्छे से आपका जो यूकेएसएससी का है ना, यूकेएसएससी का पूरा बैच कंप्लीट कराया जाएगा सिलेबस के अकॉर्डिंग, जो आपके सिलेबस में है ना। तो हम पढ़ेंगे शस्त्रों की होड़। नेक्स्ट है शस्त्रों की होड़, शस्त्रों की होड़, ये देखेंगे शस्त्रों की होड़ में, जैसे शस्त्रों की होड़ को नियंत्रण करने हेतु, शस्त्रों की होड़ को नियंत्रण करने हेतु जो यूएनओ के प्रयास है वो देखेंगे। इसके संयुक्त राष्ट्र संघ के शस्त्रों की होड़ को रोकने के प्रयास, किसके, इसके संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रयास, ये देखेंगे। शस्त्रों की होड़ को रोकने के संयुक्त राष्ट्र के क्या है प्रभाव, क्या है यूएनओ के प्रयास, क्या है संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रयास, क्या है। अब इसके बाद देखेंगे भूमंडलीकरण, हम देखेंगे भूमंडलीकरण, देखो भूमंडलीकरण क्या होता है, पूरे भू को क्या करना, मिला देना। जैसे अभी हमारे देश में जब से नेट आया है, हमारे देश में नहीं पूरी दुनिया में जब से नेट आया, इंटरनेट आया, तब से ये दुनिया क्या हो गई ना, भूमंडलीकरण हो गया। मतलब एक जगह से आप अमेरिका की बात 1 मिनट में सुन सकते हो, अमेरिका में क्या हुआ न्यूज पे आ गया और हमने देख लिया। पहले कभी पता नहीं चलता, जब नेट नहीं था, इंटरनेट नहीं था, तो हमें कुछ भी पता नहीं चलता था क्या हो रहा है। फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, ट्विटर है, इन सारी चीजों से क्या आता है, पता चल जाता है, ठीक है। चलो अब भूमंडलीकरण देखेंगे। भूमंडलीकरण में इसके क्या है, भूमंडलीकरण की आवश्यकता क्यों है, इसके गुण क्या है, इसके अवगुण क्या है। भूमंडलीकरण की आवश्यकता, इसके गुण और इसके अवगुण क्या क्या है, सारी चीज हम देखेंगे। भूमंडलीकरण है, उसकी आवश्यकता क्यों होती है, उसके गुण क्या है, उसके अवगुण क्या है, ये सारी चीज हम देखेंगे। भूमंडलीकरण देख रहा है कि गलत लिखा है क्या मैंने, ठीक है, ऐसे करते भूमंडलीकरण की
आवश्यकता, गुण और अवगुण। उसके बाद दक्षिण एशिया, हम देखेंगे दक्षिण एशिया क्या है। ये आपका पूरा सिलेबस डिस्कस करा रहा हूं मैं, दक्षिण एशिया। दक्षिण एशिया टॉपिक है तो आपका ना जो सिलेबस में है वो और एक्स्ट्रा बता दूंगा कि दक्षिण एशिया में कौन कौन से देश आते हैं। जैसे कि देखो हमारा ये भारत है, हमारा ये हमारा भारत है। तो देखो ये भारत है, ये दक्षिण है और दक्षिण एशिया। तो दक्षिण एशिया में यहाँ पर कितने देश हैं ये वाले, ये देखेंगे। ऐसे दक्षिण पूर्व एशिया ही बता दूंगा आपको, दक्षिण ये पूर्व ये, तो यहाँ पर जितने देश हैं वो भी सारे बता देंगे, बता दिए जाएंगे आपको। चलो नेक्स्ट दक्षिण एशिया। अब आपके सिलेबस में क्या लिखा है, दक्षिण एशिया, दक्षिण एशिया की समस्या। दक्षिण एशिया मतलब समस्याएं, समस्याएं। देखो दक्षिण एशिया में ना एक ही समस्या है, पाकिस्तान। पाकिस्तान ये खत्म तो पूरी समस्या खत्म, दक्षिण एशिया की सारी समस्या खत्म, है ना। अभी अभी इसी रास्ते पर, पाकिस्तान के रास्ते पर कौन चल रहा है, अब बांग्लादेश। तो थोड़ा सा उसको भी समझने की जरूरत है कि हमारे देश में क्या हो रहा है। हमारे देश के प्रधानमंत्री को गाली देने से, हमारे देश की राजनीति को गाली देने से अच्छा है कि वो अपने देश पर काम करें, अपने देश के लिए काम करें, है ना। सबसे अच्छा यही रहेगा। तो चलो हो गया दक्षिण एशिया की समस्या हम देख लेंगे। उसके बाद सार्क देख लेंगे, सार्क क्या देखेंगे, सार्क, है ना। सार्क साउथ एशिया एसोसिएशन रीजनल कॉर्पोरेशन, सारी चीजें, इसका संगठन देख लेंगे, उद्देश्य देख लेंगे, उपलब्धियां और समस्या। इसका क्या देखेंगे हम, संगठन देखेंगे, उद्देश्य देखेंगे। संगठन, संगठन, उद्देश्य, उद्देश्य क्या है इसके, उद्देश्य, इसकी उपलब्धियां क्या क्या, हम इसकी उपलब्धियां और इसकी समस्या क्या देखेंगे, उपलब्धियां, उपलब्धियां और इसकी समस्या, समस्याएं। ओफो ये हो गया हमारा पॉलिटी का सिलेबस कंप्लीट। बहुत अच्छा हुआ कि आपने हमारा यहाँ तक साथ दिया। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।